हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। मैं पूर्णिमा स्टडी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। पूर्णिमा स्टडी प्लेटफॉर्म, ओके। और आज जो मैं क्लास 3 गृह कार्य व्यवस्था अरे क्लास 9 चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है गृह कार्य व्यवस्था। उसमें पहला क्वेश्चन है गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये दिया गया है कि गृह व्यवस्था को जो है कैसे प्रभावित मैंने कि बहुत अच्छा बनाया जाए। तो कार्य विभाजन या योजना पर विचार विमर्श, मैंने कि पूरे परिवार को बैठ करके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि किस कार्य को कौन सुचारू रूप से कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए पूरे घर का उसमें सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आगे नीचे देखिए लिखा हुआ है, परिवार में उत्तम कार्य व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब गृहिणी विचार पूर्वक एक योजना बनाए तथा निम्न कारणों को ध्यान में रखे जो उसकी कार्य व्यवस्था में सहायक हो सकते हैं तथा उन साधनों का उपयोग करे जिससे वह विभिन्न कार्य अधिकतम कुशलता से संपन्न कर सके। यानी कौन कौन से साधन हैं जिसको हम उपयोग करते हैं तो हम जो है अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। तो जिसमें पहला है उचित योजना। ठीक है, उचित योजना। एक कुशल गृहिणी को चाहिए कि वह घर में किए जाने वाले कार्य चाहे दैनिक हो या साप्ताहिक अथवा मासिक, उनकी पहले से एक योजना या रूपरेखा तैयार कर लें। ऐसा करने से सभी कार्य सुगमता से पूरे हो जाते हैं, कोई कार्य छूटने नहीं पाता तथा परिवार की दिनचर्या ऐसे नियमित हो जाती है कि प्रत्येक सदस्य कार्य तथा उसके प्रभाव से संतुष्ट रहता है तथा प्रत्येक को अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका ये होना चाहिए कार्य कि पढ़ने के बाद अपने कॉपी किताबों को स्वयं सही स्थान पे, जहाँ टेबल पे रखना है, अलमारी पे रखना है, जहाँ भी रखना है उसे उचित जगह पे रख लें। अगर कोई भोजन करता है तो थाली वहीं पे न रख करके उस थाली को सीधे आप ले जाके जहाँ बर्तन धुला जा रहा है उस स्थान में, आंगन में धुला जा रहा है, सिंक में धुला जा रहा है, मैंने किस तरह का आपका परिवार है, किस तरह का आपका घर का व्यवस्था है, उसके अनुसार वहाँ पे आप बर्तन ले जाके रख दें। क्योंकि आप गृहिणी का कार्य बढ़ जाता है कि कोई सबको जगह जगह भोजन पहुँचाना, फिर उसके बाद से खा लेते हैं तो फिर वहाँ से बर्तनों को ले कर के आना, तो ये कार्य तो भी कर सकते हैं ना। या घर के जो हमारा किचन है उसके जस्ट बगल में ही खाने की व्यवस्था की जाए, तो चटाई बिछा के की जाए, नहीं डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पे किया जाए। और उसके बाद से खाने वाले जो भी व्यक्ति हैं अपना खाना खाने के बाद जो है बर्तन को उठा के और सिंक में डाल दे। तो स्त्री को जो गृहिणी होती है उसको बस बर्तन धोना होगा। ठीक है, फिर उतना तो उसका समय बचा ना कि बार बार सबके यहाँ से बर्तन उठा के लेके आओ और रखो उसमें, उतना तो उसका समय बच सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसमें हमें जो है सबको बांट देना चाहिए कि आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है। तो इस तरह से पूरे घर के लोग भी संतुष्ट रहेंगे, आपके घर की पूरी साफ सफाई भी अच्छी रहेगी, व्यवस्था अच्छी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं दूसरे पे, कार्य विधि का ज्ञान। कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए यह आवश्यक है कि घर के प्रत्येक कार्य को सरलतम और श्रेष्ठतम रीति रिवाज से किया जाए। उसे यह निश्चित करना चाहिए कि कौन सा कार्य किस समय किया जाए कि किसी को असुविधा न हो। विभिन्न कार्यों में जितना समय लगता है उसका अनुमान लगाकर कार्य को निपटाएं। लेकिन
कौन से कार्य में कितना समय लगता है, तो उसको हम किस समय करें कि किसी को दिक्कत ना हो और कार्य भी आराम से हो जाए। जैसे कि अगर सुबह नाश्ते का समय है, अगर हम उस समय कपड़े धोने के लिए बैठ जाएं तो उससे बाकी घर के सदस्यों को असुविधा होगी ना, क्योंकि कोई किसी को ऑफिस जाना है, किसी बच्चों को स्कूल जाना है, घर में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको समय से भोजन चाहिए, कोई दवा खाता है तो उसको समय से भोजन चाहिए। तो अगर उस समय हम नाश्ते की तैयारी ना करके उस समय अगर हम कपड़े धोने लगें तो ये कार्य की व्यवस्था अच्छी नहीं कही जाएगी। तो कपड़ा अगर धोना है तो आप उसको उसके लिए जो दोपहर का समय रखें, जब सभी लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं, नहा धो लेते हैं, तो उसके बाद से जो आपका समय मिलता है उसमें आप कपड़े धोएं और आराम करें। ठीक है, चलिए तीसरे पे। ठीक है, परिवार के सदस्यों का सहयोग व रुचि। गृहिणी को गृह कार्य की सफलता के लिए परिवार के सदस्यों के रुचि व कार्य क्षमता के आधार पर सहयोग प्राप्त करना चाहिए। उनसे भी कार्य व्यवस्था के लिए सलाह लेनी चाहिए, जिससे वे समय निकालकर सहर्ष आपको सहयोग दे सकें। यदि आपने बिना रुचि व क्षमता का ध्यान रखते हुए किसी को कार्य सौंप दिया, जैसे किसी को बाजार से सामान खरीदने में रुचि या ज्ञान नहीं है, मोल भाव करके अच्छा सामान नहीं खरीद पाता, तो वह आपकी व्यवस्था को गड़बड़ करेगा तथा धन व समय भी खराब करेगा। घर में व्यर्थ का तनाव बढ़ेगा। अतः सोच समझकर सदस्यों सहयोग लिया जाना चाहिए। जैसे अगर बाजार करवाना है तो जो भी आपके, मान लीजिए आपके घर में 2-3 बच्चे हैं जो बड़े हैं, यानी कि लड़के हैं, तो उसमें कौन इतना समझदार है जिसको अगर हम साग सब्जी लाने के लिए भेजते हैं या फिर कुछ भी खरीदारी करने के लिए भेजते हैं तो वो बहुत अच्छे से मोल भाव करके उसके बाद से लेके आता है। उसे पता है कि आलू का भाव कितना होना चाहिए, मिर्च का भाव कितना हो है इस समय मार्केट में। ऐसा नहीं कि कहीं से भी बस गया, झोला फेंका, उठा लाया, उसमें ये भी नहीं देखा कि सड़ा गला टमाटर मिल रहा है कि बैगन कीड़े वाले हैं, कैसे हैं, जो हम लौकी ला रहे हैं वो टाइट है कि मुलायम है, ताज़ा है कि पुराना है। तो इन सब बातों का ज्ञान जिसको हो उसी को हमें सब्जी लाने के लिए भेजना चाहिए। फिर कपड़े खरीदने के लिए भेज रहे हैं तो कौन सबसे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा जो है खरीदने में माहिर है। ठीक है, या फिर घर की कामों को जैसे दे रहे हैं, मान लीजिए जाला मारना है, दीपावली आ रही है उसमें हमको जाला मारना है, तो घर में आखिर कौन सा ऐसा सदस्य है जो कि सफाई बहुत करीने से करता है, बहुत अच्छे से करता है, तो हम उसको सफाई का देंगे क्योंकि उसको उसमें रुचि है, तो और अच्छे से करना चाहेगा उस काम को। किसको कपड़ा धोना अच्छा लगता है, सबको कपड़ा धोना भी नहीं अच्छा लगता है, तो किसको किस में रुचि है उसके अनुसार अगर हम कार्यों को बांटते हैं तो वो बखूबी उस कार्य को बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं 6वें पे। मितव्ययिता, सॉरी 6वां कह रहे हैं, 4था मितव्ययिता। मितव्ययिता का अर्थ है कि कम खर्च में बढ़िया कार्य करना। प्रायः गृहिणियाँ अच्छा कार्य करने, बढ़िया वस्तुएं बनाने के लिए अधिक धन खर्च करने पर विश्वास करती हैं, परंतु यह गलत है। परिवार की गृह व्यवस्था का आधार धन है। गृहिणी को बड़ी मितव्ययिता से धन खर्च करना चाहिए। यथासंभव जहाँ तक हो सके किसी वस्तु को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। सब्जी तो सभी गृहिणियाँ बना लेती हैं, लेकिन उनके छिलके फेंक देती हैं। यदि हरी सब्जी के छिलके भी काटकर घी मसाले से बनाए जाएं तो काफ़ी मितव्ययिता हो सकती है। मितव्ययिता से धन की तो बचत होती ही है, गृहिणी की कार्यकुशलता का भी परिचायक है। यानी कि हर एक सब्जी का छिलका नहीं उतारा जाता है। ठीक है, तो किस सब्जी का हम छिलका उतार के बनाएंगे, किस सब्जी का नहीं उतार के बनाएंगे। जैसे करेली है तो करेली को हम धो के काट के बिना छिलका उतारे बना सकते हैं,
वो थोड़ा सा कड़वा लगता है अगर हम नहीं उतारे तो, मगर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। पर बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको एकदम से छील के चिकना कर देते हैं। उसके बाद चूँकि आपकी सब्जी भी कम हुई, सॉरी, हाँ, तो चलिए मितव्ययिता के बारे में बता रहे थे। मितव्ययिता मतलब कि धन की बचत होती है। मैंने कि अगर करेले की सब्ज़ी अगर आप छील के बनाती हैं तो सब्ज़ी आपका कम पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें से उतना आखिर निकलेगा ना सबका छिलका, तो कम तो पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस फोटो में कैसे दिखाया गया है कि परिवार के सदस्य गृहिणी के गृह कार्यों में हाथ बटाते हुए, जैसे बेटी है कपड़े धो रही है, माँ खाना बना रही है, और बेटा जो है वो कपड़े सुखा रहा है, पिताजी जो है वो कपड़े प्रेस कर रहे हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप हाथ बटा दें उनका, तो अच्छी बात है, गृहिणी को भी आराम मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि तुमको करना ही क्या है, घर ही में तो रहना रही है। 1 मिनट जब से आप हो यहाँ पे दौड़ रहे हैं आप ही के लिए, बेल्ट दो तो चाय दो तो कॉफ़ी दो तो पानी दो तो खाना दो, और कह रहे हो कि क्या करती हो। आप चले जाते हो तो उसके बाद जो फैला रहता है उसे समेटना होता है, पूरा खाना बना के जो आपके माता पिता हैं उनको खाना देना होता है, समय से दवाई देनी होती है, कपड़े धोने होते हैं। जो आप चमकते हुए कपड़े पहन रहे हैं वो आखिर कहाँ से आ रहा है? क्या मैं सोए जादू से सब कर लेती हूँ? तो कौन समझा है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वां है भौतिक साधनों का उचित उपयोग। घर के प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के प्रमुख माध्यम भौतिक साधन हैं, जैसे धन, यंत्र, उपकरण, खाद्य सामग्री तथा ईंधन आदि। यानी कि जो भी भौतिक साधन मतलब कि जो भी आप खरीद के जो साधन लाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक साधन तो मानवीय साधन में आएंगे, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही तो हम बनाए गए हैं। तो भौतिक साधनों की यहाँ पे बात हो रही है। घर के प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के प्रमुख माध्यम भौतिक साधन है, जैसे धन भौतिक है, यंत्र भी भौतिक है। यंत्र मतलब कि जैसे आपके और भी जो सामान होते हैं घर में यूज करने के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, तो उसे यांत्रिक कहेंगे। प्रेस हो गया, जैसे प्रेशर कुकर हुआ और रेफ्रिजरेटर हुआ, ये सब यांत्रिक ही तो हैं। तो इन उपकरणों का किस तरह से हम सहयोग करें। खाद्य सामग्री तथा ईंधन आदि। ईंधन में जैसे कि क्या कहते हैं, गैस चूल्हा हो गया, तो इन सब का उपयोग हम कैसे करें। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि रात में गैस चूल्हा को खुला ही छोड़ देते हैं। गैस चूल्हे को नहीं, मैंने कि सिलेंडर जो होता है उसे सिलेंडर से हमेशा बंद कर देना चाहिए। वैसे तो कभी भी आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें से गैस जो है धीरे धीरे निकलता रहता है। तो इसलिए जब भी आप खाना बनाएं उसे आप नीचे से ऑन करें, उसे उपयोग करें, उसके बाद से वहीं से आप बंद करें। अगर लास्ट आप बंद कर रही हैं कि अब जाना है, तो आप वहीं से बंद करें उसके, क्योंकि उसमें जो भी गैस पाइप में जो बचा है वो जल के और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इन साधनों का प्रयोग किए हुए कार्य संपन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जो भी साधन प्रयोग में लाए जाएं वह उत्तम किस्म के होने चाहिए तथा उपकरणों आदि का प्रयोग करने में सावधानी रखनी चाहिए, जिससे वह अधिक समय तक प्रयोग करने योग्य बने रहें। एक स्वेटर बुनने के लिए उपयुक्त नंबर सिलाइयाँ होनी चाहिए। सिलाई भी बढ़िया होगी जब मशीन ठीक दशा में हो। बढ़िया भोजन, उत्तम सफाई, उचित साधनों पर निर्भर है। ठीक है, सब कुछ मैंने कि साधन अगर आपके उचित हैं तो आपके कार्य भी उचित होंगे, मगर उस साधन को उचित रखना वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह से यूज करती हैं, उसको अच्छे से रखती हैं कि नहीं रखती हैं। ठीक है, ये नहीं कि यूज किए उसके बाद से फिर वहीं पे छोड़ दिए, फिर जब ज़रूरत पड़ी तो हमें उसकी याद आई।
तो उसको साफ़ सफाई करके हमने उसको यूज किया, फिर उसको साफ़ किया, फिर उसको कायदे से कपड़े उपड़े में या फिर कागज़ में लपेट के हमने उसको रख दिया। मैंने कि छोटे अगर यंत्र हैं तो हम उसको अच्छे से फिर हमने उसको रख दिया। सुई जैसे मान लो हमने सिलाई किया, सिलाई करने के बाद ये नहीं कि हम कहीं बिस्तर पे या फिर टेबल पे जहाँ भी हम सिलाई कर रहे हैं वहीं पे छोड़ दें, उसे हम फिर उसे रील के इसके डब्बे में उसे कायदे से हम रख दें, ठीक है, ताकि हमको फिर समय से मिल जाए। तो इससे हमारी समय की भी बचत होती है। नहीं अगर हम कहीं भी रख देते हैं, भूल जाते हैं, तो हमारे समय की भी बचत नहीं हो पाती है, समय की बर्बादी होती है। चलिए आगे चलते हैं। अनुभव तथा ज्ञान। ओके, छठवा है अनुभव तथा ज्ञान। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। अर्थात कैसा भी कार्य हो, करते करते अनुभव हो ही जाता है। परंतु यदि कार्य करने से पूर्व उस कार्य का विधिवत ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो इसमें समस्त श्रम की बहुत बचत हो सकती है। समय व श्रम की जो है बहुत बचत हो सकती है। अतः गृहिणी को चाहिए कि जहाँ भी अवसर मिले पुस्तकों के आधार पर कार्य विधियों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करे। इस प्रकार स्वयं के अनुभव तथा ज्ञान से वह अपने सभी कार्य कुशलता से संपन्न कर सकेगी तथा परिवार के सदस्य एवं बच्चों को सही मार्गदर्शन कर सकेगी। कहा गया है कि मैंने कि अगर नहीं पता है हमें किसी भी चीज़ को करना, तो उसे हमें किताबों से पढ़ कर के भी ज्ञान लेना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। जिसे कहा गया करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। मैंने कि अगर अभ्यास आप बार बार अगर उसका अभ्यास कर रही हैं, उसे सीख रही हैं, तो एक दिन आप जो है उसमें निपुण हो जाएंगी और आपके पास ऐसा अनुभव होगा कि आप दूसरों को भी वो अनुभव दे सकेंगी, अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सातवां है कार्य विधियों का ज्ञान। एक कुशल गृहिणी को सर्वोत्तम कार्य विधियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। गृह विज्ञान के अध्ययन से यह ज्ञान विधिवत प्राप्त हो जाता है। गृह कार्यों में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके श्रम, समय व धन तीनों तत्वों की बचत की जा सकती है और कार्यों को भी सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। आजकल प्रतिदिन इस दिशा में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, किंतु इन सब के लिए यह आवश्यक है कि गृहिणी को सभी यंत्रों व उपकरणों की कार्य विधि का समुचित ज्ञान हो। कोई गृहिणी परिवार के अन्य सदस्यों का भी मार्गदर्शन तभी कर सकती है जब उसको सब कार्य स्वयं ठीक ढंग से करने आते हों। माने कि एक गृहिणी को कार्य विधियों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब उसे खुद ही पता नहीं रहेगा तो लोगों में बांटेगी क्या, लोगों को सिखाएगी कैसे कि कैसे करना है, अपने बच्चों को क्या ज्ञान देगी। तो इसलिए एक गृहिणी को कार्य विधि माने कि किस कार्य को कैसे करना है, इस बात का ज्ञान उसको होना चाहिए। जो इसमें प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं उसकी भी जानकारी एक गृहिणी को होनी चाहिए, क्योंकि गृहिणी को जब उसके बारे में जानकारी रहेगी तो अपने बच्चों को भी उसके बारे में जानकारी देगी, घर के अन्य सदस्यों को भी जानकारी दे सकती है। और गृहिणी भी ये भी क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई उसे जानकारी दे रहा है तो उसे ग्रहण करने की भी क्षमता एक गृहिणी को होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आठवां है परिवार का आकार। परिवार का आकार गृह कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के लिए परिवार का आकार व उसके सदस्यों की संख्या भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि परिवार छोटा है तो सीमित आय में अच्छी कार्य व्यवस्था संपन्न की जा सकती है तथा रहन सहन के स्तर को भी ऊंचा उठाया जा सकता है। पारिवारिक आय में ही बच्चों की उच्चतम शिक्षा का प्रबंध किया जा सकता है तथा सदस्यों की सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि की जा सकती है।
यदि परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और परिवार आय व रहने का स्थान सीमित होता है तो सदस्यों की देखभाल, व्यय, आराम तथा व्यवहार आदि का सीधा प्रभाव गृह कार्य व्यवस्था पर पड़ता है और गृहिणी के समक्ष परिवार को सुनियोजित रूप से चलाने के कार्य में अनेकों बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। परिवार का आकार से मतलब है कि आपका परिवार संयुक्त है या एकल है। संयुक्त और एकल तो होगा ही, मैंने कि एकल में छोटा परिवार होगा, संयुक्त में बड़ा होगा, पर एकल में भी बड़ा परिवार होता है। जैसे कि एक ही माता पिता के आपने देखा होगा कि 5-5, 6-6 संतान होते हैं। अब छोटा परिवार तो हम उसे कहेंगे जिसमें एक माँ बाप हैं और उनके 2 बच्चे हैं, ठीक। तो एक ही माँ बाप के अगर 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होंगे तो वो छोटा परिवार कहाँ से होगा? कमाने वाला तो एक ही होगा, पिता होगा। और जहाँ हम 2 बच्चे को देख रहे हैं वहाँ में यहाँ पे 6-6 बच्चे को, 7-7 बच्चे को देखेंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। तो हमारी आय का हमारे परिवार के आकार से भी असर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर परिवार छोटा है, हमारे 2 बच्चे, हमारे 2 हैं तो हम उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रख लेते हैं। और नहीं, अगर हमारा परिवार बड़ा है, 2 पति पत्नी हैं और उनके बच्चे 8 हैं, तो फिर जहाँ 2 में हम बांट रहे हैं उसको हमें 8 में बांटना है। फिर मान लीजिए 6 हैं तो उन्हें 6 में बांटना है, तो दिक्कतें तो होगी। हम ही लोग थे, 3 भाई 3 बहन, 6 लोग थे, माता पिता और 6 लोग थे, 3 भाई 3 बहन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पारिवारिक आय। परिवार की उत्तम कार्य व्यवस्था के लिए अधिक से अधिक भौतिक साधनों की ज़रूरत होती है। इन साधनों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। परिवार के लोगों द्वारा अर्जित किया गया धन ही परिवार की आय है। आज के महंगाई के समय में परिवार के प्रत्येक सदस्य जो वयस्क हैं अथवा कम से कम पति पत्नी दोनों लोगों को देखिए, हमें क्या कह रहे हैं कि परिवार के उत्तम कार्य व्यवस्था के लिए अधिक से अधिक भौतिक साधनों की ज़रूरत होती है। मैंने कि भौतिक साधन जो बाहर से पैसे दे के हम खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। और इन साधनों के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, जो कि परिवार के लोगों द्वारा जो अर्जित किया गया धन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं, कि ये परिवार की आय है। अब 1 लोग कमा रहे हैं कि 2 लोग कमा रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि आपकी आय कितनी आ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ना कहीं कार्यरत होना आवश्यक है, माने कि परिवार में जितने सदस्य हैं उनका कहीं ना कहीं जो है कार्यरत होना आवश्यक है, ताकि परिवार के जो खर्चे हैं वो चल सकें, जिससे परिवार की पर्याप्त आय हो और वे जीवन के लिए अधिक से अधिक संसाधन जुटा सके। मैंने परिवार में अगर कई पति पत्नी हैं तो दोनों काम करें, अगर वयस्क भाई बहन हैं, मैंने कि बड़े हो गए हैं उनके बच्चे, तो वो भी काम करें, ताकि हमें हर संसाधन को जुटाने में दिक्कत ना हो और हमारे काम जो है आसानी से हो जाए, ठीक है। गृहिणी को पर्याप्त आय में से बजट बनाकर कम खर्च में गृहस्थी चलाना आना चाहिए। मितव्ययिता पूर्वक घर चलाने से घर की कार्य व्यवस्था उत्तम होगी तथा साथ ही साथ बचत भी होगी। मैंने कि बचत बहुत विशेष चीज़ इसको मानना चाहिए, क्योंकि अगर आप बचत करते हैं तो आकस्मिक खर्चे जो आपके होते हैं, जो अचानक से आ जाते हैं, मान लीजिए किसी का बीमार पड़ जाना, कहीं हमको अचानक कोई बर्थडे पार्टी में बुला दिया, तो रोज़ का तो आपका जो है वो है ही, पर वो तो आखिर एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना। अगर आप जाएंगे तो वहाँ 500-1000 का कुछ भी मैंने कि गिफ्ट ले जाना ही होगा, तो आखिर वो आकस्मिक खर्च हुए, तो उसके लिए हमें बचत करके रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 10वां है, ये लास्ट है, परिवार कल्याण।
गृह व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले कारकों में परिवार कल्याण एक प्रमुख कारक है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का सर्वांगीण विकास तथा सुखी व समृद्ध जीवन उत्तम कार्य व्यवस्था द्वारा ही संभव है। उत्तम कार्य व्यवस्था वही है जिसमें परिवार कल्याण का लक्ष्य सर्वोपरि है। परिवार के प्रत्येक सदस्य शिशु, बालक, बालिका, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी सभी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। उसे दृष्टिगत रखते हुए कार्य व्यवस्था आयोजित एवं क्रियान्वित होनी चाहिए। परिवार कल्याण गृह व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले कारकों में माने कि जो भी कारक होते हैं उसमें परिवार कल्याण का एक प्रमुख कारक है। ठीक है, परिवार के प्रत्येक सदस्य का सर्वांगीण विकास तथा सुखी व समृद्ध जीवन उत्तम कार्य व्यवस्था ही संभव है। माने परिवार कल्याण में ही ये आता है। अगर आपका सर्वांगीण, क्योंकि परिवार का कल्याण तो तभी होगा जब परिवार के प्रत्येक सदस्य जो है सुखी हो, समृद्ध हो, उनकी कार्य व्यवस्था बहुत अच्छी हो। उत्तम कार्य व्यवस्था वही है जिसमें परिवार कल्याण का लक्ष्य सर्वोपरि हो। माने कि जो भी कार्य व्यवस्था आप कर रहे हैं घर के लिए, उसमें परिवार का कल्याण जो है सर्वोत्तम हो, ताकि पूरे परिवार के जितने सदस्य हैं सबके बारे में सोच करके किसी भी कार्य को करना चाहिए। क्योंकि अगर सबके बारे में आप नहीं सोचेंगे तो परिवार कल्याण कहाँ से कहा जाएगा, नहीं कहा जा सकता। परिवार के प्रत्येक सदस्य शिशु, बालक, बालिका, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी सभी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए कार्य व्यवस्था आयोजित एवं क्रियान्वित होनी चाहिए। ठीक है, तो बस ये इतना ही था। लॉन्ग हो गया, इसके लिए चम्मच चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैं कुछ अपनी बातों को भी हमने ऐड कर दिया आपको बताने के चक्कर में। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा, मेरी बातें आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं। जो भी हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हर हर महादेव बच्चों।